कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने हमारी पहले वाली क्लास देखी होगी। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक देख लिया होगा तो हम आज उसमें अगला टॉपिक करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने दूसरे चैप्टर का जो दूसरा चैप्टर था उसमें आय, व्यय और बचत, इनमें से आय को देख लिया था और व्यय, आय और व्यय को पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका तीसरा टॉपिक बचत करेंगे। तो आय व्यय को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग इसका तीसरा टॉपिक बचत करेंगे। इसमें देखेंगे कि बचत क्या होती है और कैसे करी जाती है, इससे हमें क्या लाभ होता है और इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बचत करने के लिए हम लोगों को योगदान देती हैं। तो आइए देखते हैं कि बचत क्या होती है। बचत, सेविंग्स, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने आय और व्यय को देखा था। अब इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बचत क्या होती है। तो बचत क्या है? कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष राशि बचती है उसे ही बचत कहा जाता है। तो कुल आय में से जितनी आय, मंथली आय जो भी हमारी है, उसमें से शेष राशि को घटा देने, व्यय जितना हो रहा है उसमें से व्यय को, आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो भी शेष बचता है वो क्या होता है? बचत होती है। आय जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से जो भी खर्च हो रहा है उसको आय में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो भी बचेगा, जो भी पैसा बचेगा, जितना भी बचे वो ही हमारी बचत कहलाती है। तो आय में से व्यय को माइनस करने के पश्चात जो भी बचेगा वो बचत कहलाती है। वर्गीस कुरियन के अनुसार देखते हैं कि वर्गीस महोदय ने बचत को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा है, बचत भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। इन्होंने कहा है कि भविष्य में हम जो भविष्य में खर्च करना चाहते हैं, भविष्य में जितना ख़त्म करना चाहते हैं, उस खर्चे को हम क्या करें? अपनी वर्तमान आय में से बचा के रखें। तो भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य में वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। जो हम भविष्य में खर्चे करने का जो हमारा विचार है, जो भी हम बना रहे हैं, अपने भविष्य की योजना जो बना रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हम वर्तमान समय में अपनी आय में से व्यय में क्या करें? जो हमारी आय है उसमें से जो हम खर्चे कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कटौती करके, थोड़े थोड़े से पैसे बचा के जो भी संचित धनराशि हम लोग जो भी धन जमा कर पाते हैं उसे ही वर्गीस ने व्यय कहा है। तो वर्गीस महोदय ने समझाया है कि भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में जो समय हम लोग चल रहा है, जिस समय में हम लोग धनराशि हमारी आय आ रही है, उसमें से जो भी हम धनराशि बचा पा रहे हैं वो क्या होती है? बचत कहलाती है, जो भविष्य के लिए भविष्य में हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको और थोड़ा समझते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो धन बचाया जाता है उसे ही बचत कहते हैं। या फिर पारिवारिक आवश्यकताओं को, अपनी आय में से जितनी भी हमारी आवश्यकताएं उनको पूरा कर लेने के पश्चात जो भी धन बचता है, जो भी पैसा बच पाता है वो क्या है? बचत कहलाता है। हमारी आवश्यकताओं के पूर्ति होने के बाद जो भी धनराशि आय में से शेष बचेगी वो क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। आय में से आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद, व्यय होने के बाद जो भी धनराशि बचेगी वो बचत कहलाती है। तो आप लोगों को बचत बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद देखते हैं कि बचत के कौन कौन से नए बिंदु हैं। अब हम लोगों ने बचत समझ लिया है। अब समझते हैं कि बचत कितने प्रकार की होती है। तो बचत 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक बचत, दूसरी होती है अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत का मतलब होता है जो हम अपनी इच्छा से करेंगे। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, और अनिवार्य बचत का मतलब होता है कि हमारी इच्छा हो या ना हो, हमें बचत करनी ही पड़ेगी। तो ऐच्छिक बचत पहले देखते हैं कि क्या होता है। ऐच्छिक बचत, व्यक्ति अपनी आय में से इच्छा के अनुसार जो भी बचत करता है उसे ऐच्छिक बचत, वही बचत ऐच्छिक बचत कही जाती है। व्यक्ति अपनी आय में से अपनी इच्छा के अनुसार जो भी धनराशि बचा के रखता है वो क्या कहलाएगी? बचत कहलाएगी। और ये क्या होता है? ये प्राइवेट जॉब्स वाले व्यक्तियों के पास होती है। तो क्योंकि उनकी आय में क्या होता है, किसी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो वो अपनी आय में से अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी धनराशि बचाना चाहते हैं वो ऐच्छिक बचत कहलाती है। अनिवार्य बचत यह होती है, यह बचत अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कराई जाती है। जैसे कि अनिवार्य बचत हो गया और जीपीएफ हो गया। अनिवार्य बचत क्या है? सरकारी कर्मचारी हो गया। जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है उनकी सैलरी या वेतन में से जो भी सरकार के द्वारा कटौती करी जाती है और वो जाके आगे भविष्य में प्रदान करी जाती है, वो अनिवार्य बचत होगी। और अनिवार्य बचत अगर व्यक्ति चाहे या ना चाहे, अगर
व्यक्ति चाह रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब में है कि मेरी सैलरी से पैसे कट जाएँ तो कट जाएँ, अगर वो चाहे कि मेरी सैलरी से नहीं कटे तो नहीं कटे, ऐसा नहीं होता है। अनिवार्य बचत में जितना निश्चित कर दिया है, आपकी आय में से जितना भाग निश्चित कर दिया है कि वो बचत में जाएगा, तो वो उतना कट के ही आपको मिलेगा। इसमें आपकी इच्छा और अनिच्छा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपकी इच्छा और अनिच्छा उस पे नहीं चलती है। तो ऐसी बचत अनिवार्य बचत कहलाती है, जो हमें चाह के और ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो अनिवार्य बचत में जैसे जीपीएफ हो गया, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो गया, तो और अनिवार्य बचत हो गई। इसमें क्या है, सरकार के द्वारा हमारी आय में से जो भी धनराशि काट ली जाती है और वो भविष्य में हमें पेंशन या फिर जेपीएफ के रूप में जो भी सरकार के द्वारा प्रदान करी जाती है, वो अनिवार्य बचत का ही उदाहरण है। अब देखते हैं कि बचत का महत्व क्या है, बचत हम लोग क्यों करते हैं और हमें क्यों करनी चाहिए। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम अपने परिवार की भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और वर्तमान में भी आवश्यकताओं में पूर्ति करके आय में से कुछ भाग को बचा सके, जिससे भविष्य में भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी अनुसार हम लोग करते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और भी ऊंचा बनाने के लिए, अपने जीवन स्तर को और भी ऊपर उठाने के लिए। जब हमारा जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा, रहन सहन बहुत अच्छा होगा, तो क्या होगा, समाज में प्रतिष्ठा हमारी वैसे ही बन जाएगी, लोग हमारा सम्मान वैसे भी करेंगे। हमारा रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था और बोलचाल, सभ्यता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। और जब बचत करेंगे तो क्या होगा, इन सब चीज़ों में हम लोग आगे जाएंगे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बना पाएंगे। तीसरा है आश्रितों का भरण पोषण। आश्रितों का मतलब होता है जो एक परिवार के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे कि एक परिवार है, उसमें एक व्यक्ति कमाने वाला है, तो उसके ऊपर उसके परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो आश्रित होंगे और उस व्यक्ति की आय में से ही वो क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताओं का भरण पोषण किया जाएगा। मतलब उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उस व्यक्ति की आय में से ही उसके खर्चों का व्यय होगा। तो एक परिवार अब पूरे एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित होता है, जो उस व्यक्ति का, उस परिवार का मुखिया होता है या फिर जो भी धन कमा के बाहर से लाता है। तो आश्रितों का भरण पोषण उसकी आय में से ही किया जाएगा। तो आप लोगों को बचत समझ में आ गई होगी कि बचत के प्रकार क्या होते हैं और बचत कितने प्रकार की होती है, ऐच्छिक बचत क्या होती है, अनिवार्य बचत क्या होती है और बचत का महत्व क्या होता है, बचत हमें क्यों करनी चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और बचत के बारे में क्या है, बचत हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन संस्थाओं के जरिए हम अपने पैसे को सुरक्षित रूप से बचा के रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बचत विनियोग के साधन। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने धन को विनियोग कर सकते हैं, मतलब अपने धन को बचत के रूप में जमा कर सकते हैं। तो धन बचत के साधन कौन कौन से हैं, तो धन जमा करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जहां गृहिणी बचत को सुरक्षित रख सकती है। तो धन को जमा करने के लिए ऐसी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं खोली गई हैं, जहां पे गृहिणी या परिवार के सदस्य अपने आय में से जो बचे हुए भाग को वहां पे सुरक्षित रूप से रख सकती हैं। तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको आज हम लोग जानेंगे। तो उसमें बचत विनियोजन करने वाली संस्थाएं, इनमें से कुछ संस्थाएं हैं जिनको हम लोग जानेंगे आज कौन कौन सी होती हैं। पहला है राष्ट्रीय तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक योजनाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। तो सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय बैंक और जो प्राइवेट बैंक खोली गई हैं, उसमें क्या है, बचत के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बचत को कर सकते हैं। उसके बाद है डाकघर की बचत योजना है। बैंक के अलावा डाकघर में बहुत सारी व्यक्तियों के लिए जो होते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी बचत के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे वो डाकघर में क्या कर सकते हैं, अपने धन को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और समय आने पे अपने धन को प्राप्त भी कर सकते हैं। तीसरा है भारतीय जीवन बीमा की बचत योजना। भारतीय जीवन बीमा की बचत योजना में LIC, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ सालों के लिए अपने पैसे को वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहते हैं और जब वो निश्चित समय अवधि पूरी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वो पैसा हमें इकट्ठा मिलता है। तो ये भी बचत की एक बहुत अच्छी योजना है जो जीवन बीमा के रूप में सरकार के द्वारा दी गई है। तीसरी है भविष्य निधि योजना, इसको कहते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड निधि योजना, ये भी सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। तो और पाँचवीं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजना, जिसे UTI भी कहा गया है, ये भी क्या है, सरकार के द्वारा चलाई गई एक बचत योजना है। उसके बाद सहकारी ऋण समितियों की योजना। सहकारी ऋण समितियां ऐसी योजनाएं, ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे क्या होता है,
जो किसान लोग होते हैं उनको क्या मिलता है, ऋण मिलता है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और बाद में उसे क्या कर सकते हैं, अपनी आय के अनुसार उसे चुका सकते हैं। उसके बाद कंपनी के शेयर्स ब्रांड, अब तो नए नए बहुत सारी बचत की योजनाएं चल गई हैं। उसमें से कंपनियों के शेयर्स ब्रांड, जिसमें हम अपनी कंपनियों के शेयर्स को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। और इसके अलावा चिट फंड योजनाएं होती हैं, जहाँ पे अपने फंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचत योजना के रूप में, चिट्स के रूप में जमा कर के योजना के अंतर्गत अपने परिवार की बचत को वहाँ पे सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। तो बचत क्या होती है, बचत के प्रकार और बचत का महत्व, बचत विनियोग के साधन कौन कौन से हैं, उनको जमा करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आगे देखते हैं कि बैंक क्या होता है और बैंक हम लोगों के लिए क्या कार्य करता है। बैंक क्या है और उसमें हम लोग किस प्रकार से धन जमा करेंगे, उसके कार्य क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या बैंक पहले देखते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक भी क्या है, बचत का एक बहुत अच्छा साधन है जो सरकार के द्वारा चलाए गए व्यक्तियों के लिए। तो यह बैंक क्या है, यह एक व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो धन के लेन देन का कार्य करती हैं और जमा धनराशि पर ब्याज भी प्रदान करती हैं। बैंक क्या है, एक व्यावसायिक संस्था है जहाँ पे पैसे का व्यवसाय होता है और जो धन के लेन देन का कार्य करती है, जो धन को क्या करती हैं, लेती हैं और फिर धन को लेती हैं और अपने पास सुरक्षित रूप से रखती हैं और फिर उस पर ब्याज दे के उस धन को वापस करने का भी कार्य करती हैं और जमा धनराशि पर ब्याज भी प्रदान करती है। और आप जितने दिन अपनी धनराशि को बैंक में जमा करते हैं उतने दिन का ब्याज भी क्या करता है, बैंक आपको प्रदान करता है। तो बैंक क्या है, व्यवसायिक संस्था है जो धन के लेन देन का कार्य करती हैं। इसके बाद देखते हैं कि बैंक में कौन कौन से किस प्रकार के बचत खाते खोले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बैंक में खातों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। यह खाता होता है जो व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इस खाते की योजना व्यापारियों के लिए हितकर होती है, पारिवारिक बचत के लिए यह खाता उपयुक्त नहीं है। इस खाते में से केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जा सकता है। जमा धनराशि पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। जो चालू खाता होता है वह व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बचत का कोई प्रावधान नहीं होता है और इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज भी नहीं दिया जाता है। या कि इस खाते में से केवल चेक के द्वारा धन निकाला जा सकता है। इसमें हम लोग पासबुक को साथ में ले जाके और फॉर्म को भर के पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें क्या है, दिन में कितनी भी बार पैसे निकाले जा सकते हैं और जमा किए जा सकते हैं। इसलिए यह व्यवसायों के लिए बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि व्यापारियों को दिन में बहुत बार पैसों की ज़रूरत होती है और वो इसमें बिना किसी की रोक टोक के दिन में जितनी भी चाहे पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। लेकिन उनको इसके लिए चेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनको उनकी राशि पे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। तो चालू खाता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा खाता है और जिसमें हम लोग बचत के साधन के रूप में बैंक द्वारा दिया गया है। दूसरा है बचत खाता, जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। यह एक माह में अधिक से अधिक 5 बार ही फ्री में पैसा निकाल सकता है। खाता खोलने पर बैंक से एक लेखा पुस्तिका मिलती है। जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। बचत खाता वो होता है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रूप से बैंक में जाके खुलवाते हैं और इसमें क्या होता है, एक माह में हमें एक पासबुक भी मिलती है पासबुक भी मिलती है। इसमें हमें क्या होता है, पहले खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और एक निश्चित धनराशि देने के बाद ही हमारा खाता बैंक में खुलता है। इसमें हमें एक पासबुक भी दी जाती है और इस पासबुक के ज़रिए ही बैंक में क्या कर सकते हैं, अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। तो इस खाते में क्या होता है, एक माह में केवल 5 बार ही हम फ्री में पैसा निकाल पाएंगे। अगर एक महीने में 5 बार से ज़्यादा हम पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें एक माह में अगर 5 बार से ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या होता है, पैसे निकालने पे हमें बैंक को कुछ धनराशि देनी पड़ेगी और इस खाते में क्या होता है, जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। तो ये चालू खाते से बहुत अच्छा खाता होता है और ये खाता नॉर्मल रूप से सभी व्यक्ति खुलवाते हैं जो एक बैंक में क्या करते हैं, अपने पैसों को बचत के रूप में जमा करते हैं और उसमें समय समय पे पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं और उन्हें उस पैसे पे ब्याज भी बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं बचत खाता और चालू खाता में अंतर क्या होता है। बचत खाता और चालू खाता में अंतर, बचत खाता और चालू खाता में मेन अंतर यही होता है कि बचत खाता जो होता है वो
जमा धनराशि पर ब्याज प्रदान करता है और चालू खाते में कोई भी ब्याज जमा धनराशि पे नहीं प्रदान किया जाता है। और बचत खाते में जो होता है 1 महीने में केवल 5 बार ही पैसे को फ्री में निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पैसे निकालेंगे तो बैंक को कुछ पैसे जो है धनराशि के रूप में देने पड़ेंगे। और चालू खाता में हम चाहे जितनी बार भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और महीने में क्या, हम लोग दिन में चाहे जितनी बार चालू खाते में पैसे चाहे जमा करें चाहे निकालें, यह खाता व्यापारियों के लिए ही बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एक अंतर है कि बचत खाते में पैसा निकालने के लिए हमें अपने पासबुक की ज़रूरत होती है और हमें पैसा निकालने के लिए वहाँ पे अपनी पासबुक को ले जाना पड़ता है साथ में, और फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाके हमें वहाँ से बैंक के द्वारा पैसा मिलता है। जबकि चालू खाता में केवल चेक के द्वारा ही पैसा निकलता है। जिस व्यक्ति को पैसा निकालना है वो चेक बुक का प्रयोग करता है और चेक को भर के वहाँ से बैंक से अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकता है। तो ये मेन 3-4 अंतर है जो बचत खाता और चालू खाता को एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि कौन सा अब आता है निश्चित अवधि खाता। निश्चित अवधि खाता का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। निश्चित अवधि खाते का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो इस खाते का मतलब होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, कुछ समय के लिए अपने पैसे को जमा कर दिया जाता है। और वो धनराशि कितनी भी हो सकती है, मान लो वो धनराशि कितने भी रुपए की हो सकती इस खाते में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इसमें ब्याज की दर बचत की अपेक्षा अधिक होती है। निश्चित अवधि समाप्त होने पर अधिक राशि मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें धन एक निश्चित समय अवधि के लिए, मान लो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने भी साल के लिए हम लोग चाह रहे हैं बैंक में जाके हम लोग वहाँ पे बैंक में बात करके जितना भी हम चाह रहे हैं वहाँ पे निश्चित अवधि खाता खुलवा के उसमें उतने ही समय अवधि के लिए पैसे को जमा कर सकते हैं। और इसमें एक साथ हम लोग बहुत सारा पैसा जमा करते हैं तो इसमें बचत खाते से ज़्यादा ब्याज हमें क्या होता है अपने पैसे पे मिलता है। और निश्चित अवधि पूरा होने के बाद जितने समय के लिए हम अपना पैसा वहाँ पे फिक्स करा रहे हैं वो समय अवधि पूरा होने के बाद वो पैसा हमें ब्याज के साथ, तो जितना हम लोगों ने जमा किया था वो तो हमें मिलेगा, लेकिन जो उस पर ब्याज भी बना है वो मिलेगा। तो वो धनराशि क्या हो जाती है, हमारे सामान्य पैसे से अधिक हो जाती है। तो जमा धनराशि से अधिक पैसा हमें क्या होता है, निश्चित अवधि जमा खाते से समय अवधि पूरे होने पे प्राप्त होता है। आइए देखते हैं आगे कौन सा खाता है। आगे है गृह बचत खाता। गृह बचत खाता कौन सा खाता है, ये खाता जो होता है वो बैंक के द्वारा गृह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए प्रदान किया जाता है। गृह बचत खाता योजना जो है बैंक के द्वारा चलाई गई, जिसमें इस योजना में बैंक एक ताला लगा हुआ बॉक्स क्या देता है, बॉक्स देता है, डिब्बा देता है, जिसमें रुपए पैसे डालने के लिए ऊपर से एक निशान मतलब दरार टाइप की बनी होती, उसी जो दराज बनी होती उसी दराज में से घर में ले जाके उस बॉक्स में पैसे जब भी जमा करने होंगे तब भी हमें उस बॉक्स में डालने होते हैं। तो वो बॉक्स लेकिन खोल नहीं सकते, उस बॉक्स में एक ताला भी लगा होता है जो सरकारी कर्मचारी ही खोलता है और बंद करता है। तो वहाँ पे 1 महीने में उस आपके घर में आएगा, सरकार बैंक से एक कर्मचारी आएगा 1 महीने में, और आपने जितनी भी धनराशि उस बैंक के बॉक्स में जमा करी है वो धनराशि वो उस ताले को खोल के ले जाएगा और जो बैंक में आपका गृह बचत खाता खुला हुआ है उसमें जाके वो जमा कर देगा। तो बैंक क्या करता है, इसमें बैंक में तो खाता होता है लेकिन आपको बैंक में पैसा जाके जमा नहीं करना पड़ेगा। बैंक आपको एक बॉक्स देता है, उसमें एक दराज भी होती है जिससे आप अपने घर में उसको रख के उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और 1 महीने में वो बैंक का एक कर्मचारी बैंक के द्वारा भेजा जाता है जो उस बॉक्स में से पैसे निकाल के फिर से उसमें ताला लगा के वो सारे पैसे ले जाके आपके खाते में सुरक्षित रूप से जमा कर देता है। तो ये बैंक के द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है जो गृहिणियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गृहिणियाँ रोज़ रोज़ जाके बैंक में अपने पैसे को जमा नहीं कर सकती, इसलिए वो घर पे ही बैंक के संदूक में बचत कर सकती हैं और बैंक में उस पैसे को बहुत आसानी से जमा कर सकती हैं। तो आगे देखते हैं कौन सा खाता है, संचयी सावधिक जमा योजना। संचयी सावधिक जमा योजना, इसमें क्या है, ये जो है निश्चित अवधि खाते से थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग भी। इसमें क्या होता है, इसमें प्रति मास एक निश्चित अवधि तक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। निश्चित समय समाप्त होने पर बैंक ब्याज सहित उस राशि को वापस कर देता है। इसमें हमें जो भी धनराशि जितनी भी मान लो धनराशि हमें जमा करनी है वो समय अवधि हम लोग निश्चित कर लेंगे कि 6 महीने में हमें इतनी धनराशि बैंक में जमा करनी है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हर महीने हम लोग क्या करेंगे, उस 6 महीनों में जमा करते रहेंगे। और जब वो महीने पूरे हो जाएंगे, वो आपकी समय अवधि पूरी हो जाएगी, तो बैंक क्या करेगा,
उस धनराशि को आपको ब्याज के सहित वापस कर देगा। तो पहला क्या था, निश्चित अवधि जमा खाते में हम इकट्ठा सारा पैसा जमा कर देंगे और जितने समय के लिए जमा करना है उतने समय के लिए जमा करेंगे। लेकिन जो संचयी जमा अवधि खाता है, इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पैसा बार बार जमा करेंगे। जितनी समय अवधि के लिए हमने बैंक में अपना खाता खोला है उसमें धनराशि को इकट्ठा, सारी धनराशि को इकट्ठा जमा करते हैं। लेकिन संचयी जमा अवधि खाता में, इसमें सावधिक जमा अवधि खाता में, इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपने पैसे को हर महीने थोड़ा थोड़ा उतने समय अवधि के लिए जमा करेंगे जब जो समय अवधि हमने निश्चित की है कि हमें इतनी समय अवधि तक बैंक में ये पैसा जमा करना है। और बैंक क्या करेगा, उस पर हमें ब्याज भी देगा। बैंक ब्याज इस पे भी देगा और निश्चित अवधि जमा खाते भी देगा। लेकिन क्या होता है, उस निश्चित अवधि जमा खाते में ब्याज की दर थोड़ी सी अधिक होती है और संचयी सावधिक जमा योजना में ब्याज की दर थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा उस निश्चित समय अवधि के तक जमा करेंगे और उसमें सारा पैसा इकट्ठा उठा के हम लोग जमा कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा हम लोग एक बार में जमा करते हैं उतना ही ज़्यादा बैंक के द्वारा ब्याज हमें उस पर प्रदान किया जाता है। तो आप लोगों को खाते बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बैंक क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी। बचत क्या होती है, बचत के प्रकार और विनियोग के साधन, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई क्लास में। बाय स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। बाय।